दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 15,000 नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की खबर 2 दिन पहले मीडिया में आई थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि क्या ये खबर सही है अथवा नहीं। अब सीधे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस खबर की पुष्टि कर दी गई है कि क्या वाकई में प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आने जा रही है अथवा नहीं। साथ ही साथ उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, अगर आप भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज एक सभा को संबोधित करते हुए प्राथमिक में नई भर्ती के अधियाचन के संबंध में क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया, आप सुनिए। यानी शिक्षा आयोग का गठन भी किया है जो सभी प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन भी कर रहा है। 10,000 बेसिक शिक्षा परिषद में नए शिक्षकों को जो नगरीय क्षेत्रों में जिनकी कमी पड़ रही थी उनका अधियाचन भेज चुके हैं। बहुत शीघ्र उसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि अधियाचन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के भेजने के संदर्भ में एक सभा को संबोधित करते हुए वक्तव्य दे रहे थे। साथ ही साथ एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पर 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की बात की जा रही है। अभी आपको याद होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो अनुदेशक हैं और जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया था और उसी के संबंध में ये सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस विषय को लेकर के संदेह ये है कि अनुदेशक जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कि आप शिक्षा मित्र जानते हैं, शिक्षा मित्र जो होते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होते हैं, जो कि परमानेंट नहीं है। और बहुत सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो RT एक्ट के अंतर्गत जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसको इम्पावर किया गया है NCT, जिसने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की थी। बहुत सारे शिक्षा मित्र अभी भी उस योग्यता को हासिल नहीं किए हुए हैं। तो जिस तरीके से प्राइमरी में यानी कक्षा 1 से 5 में शिक्षा मित्र होते हैं, उसी तरीके से अपर प्राइमरी में जो परमानेंट टीचर नहीं है उन्हें अनुदेशक बोला जाता है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में थोड़ा सा एक संदेह उत्पन्न कर रहा है कि ये किस नियुक्ति की बात की जा रही है, क्योंकि अब अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखेंगे तो ECCE की जो प्रोसेस अभी चल रही है, जो कि प्री प्राइमरी के लिए है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगभग 1 साल की अवधि के लिए उन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वो शिक्षक परमानेंट नहीं है और अनुदेशक भी परमानेंट नहीं है, शिक्षा मित्र भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है और उसको जोड़ने की बात की जा रही है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ, तो ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि अनुदेशक परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है। और ECCE के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका 1, 2, 3 के पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो भी परमानेंट नहीं है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा संदेह है, हालांकि आने वाले समय में इसकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो अधियाचन भेजने की बात मीडिया में आ रही थी वो लगभग सही है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। नगरीय क्षेत्रों में अखबार में 15,000 का डेटा आ रहा था और इनके द्वारा 10,000 के आसपास का डेटा डिक्लेयर किया गया है कि इतने पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजे जा चुके हैं। तो कम से कम कुछ हद तक तो पॉजिटिव खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि लंबे समय से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर स्टेटमेंट था कि हमें जो अधियाचन मिल जाएंगे और जो आदेश हमें मिल जाएगा शिक्षक भर्ती करने के लिए, जिस दिन मिलेगा उससे 3 महीने के अंदर हम परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे। अभी हाफ
ईयर का ही केवल एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें अंतिम परीक्षा जो है वो जुलाई में 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट की होना प्रस्तावित है। अब जून लास्ट तक हो सकता है कि आपको जो सेकेंड हाफ है इस जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है या फिर एकेडमिक ईयर आप कह लीजिए 2025-26, इसके बाद जो आधा वर्ष बचा हुआ है इसमें इनका कैलेंडर जारी करने की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जारी की गई थी। तो देखना होगा कि इन भर्तियों की परीक्षा उसमें शामिल होती है अथवा नहीं। और नो डाउट ये पॉजिटिव खबर है उन लोगों के लिए जो कि शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा केवल यहाँ पर भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की बात की जा रही है, जबकि अनुदेशक अब डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होते हैं और वैसे भी ये परमानेंट टीचर नहीं होते हैं। तो क्या ये पद परमानेंट होंगे या फिर ECCE की तर्ज पर कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो नहीं है, ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बाकी नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो RT एक्ट होता है उसी के अंतर्गत भर्तियां होती हैं। और RT एक्ट में अगर आप देखेंगे तो या फिर अभी हाल फिलहाल में जो शिक्षा नीति जारी की गई है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो शिक्षक होते हैं या फिर जो शिक्षा मित्र हैं उनके कॉन्सेप्ट को खत्म करने की बात की गई थी। अगर आप शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 2022-23 तक शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खत्म करने की बात की गई थी। बहुत सारे राज्यों ने इसमें पहल भी की और उन शिक्षा मित्रों को डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दिला करके उनको परमानेंट भी कर दिया गया। बहुत सारे राज्यों में अगर आप देखेंगे, जैसे बिहार जैसे राज्यों में अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर के भी उनको राज्य शिक्षक का दर्जा दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ये प्रक्रिया की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अभी भी शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1.25 लाख के आसपास बताई जाती है, जिसमें कुछ शिक्षक जो हैं वो RT के अनुरूप जो NCT की गाइडलाइन है उनकी सारी क्राइटेरिया को अभी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो। और हालांकि शिक्षा नीति डायरेक्टली ये कहता है कि टीचर जो होंगे वो परमानेंट ही होंगे रिक्रूट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सुझाव दिया गया है सरकार को। अब चूंकि ECCE की भर्ती जो हो रही है वो RT एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है, वो मौलिक अधिकार नहीं है जो ECCE वाला जो भर्ती हो रहा है, इस वजह से वहाँ पर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती हो रहा हो। बाकी देखना होगा कि 10,000 पदों पर भर्ती की जो बात चल रही है, नो डाउट वो परमानेंट ही होना चाहिए। 99.9% वो कन्फर्म है कि परमानेंट ही होगा। लेकिन ये लाइन जोड़ करके कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न जरूर हो रही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। अब ये अनुदेशक क्या नए फिर से उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किए जाएंगे या फिर जो पहले से हैं उनको किस तरीके से नियुक्त करने की बात होगी, क्योंकि क्या उनको परमानेंट किया जाएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे शिक्षा मित्रों का जो समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया गया, उसके 2 प्रमुख रीजन थे। पहला रीजन ये जो RT एक्ट में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अभी हाल फिलहाल में B.Ed वाले मामले में आपने देखा था, जो कि 21A के अंतर्गत उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मौलिक अधिकार है। और वो कब आएगा, जब सभी शिक्षा मित्र जो हैं वो सभी मानक पूर्ण करेंगे। अब बहुत सारे शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई नहीं थे जब इनको उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा परमानेंट किया जा रहा था। पहला रीजन तो ये था कि मानक ये पूर्ण नहीं कर रहे थे, और दूसरा रीजन ये था कि इतनी भारी संख्या में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जारी किए बिना कैंडिडेट्स को डायरेक्ट परमानेंट नहीं किया जा सकता। ये तो 2 प्रमुख रीजन थे। अब अगर आप अनुदेशकों की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अभी भी टेट क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, क्योंकि वो अगर अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से ना सिर्फ प्रमोशन बल्कि जिस भी कैडर में आप पढ़ा रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए भी आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 साल का समय दिया गया है, 1 सितंबर 2027 अंतिम डेडलाइन है उसकी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो ये लाइन जोड़ा गया है वो अपने आप में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो क्या उनको डायरेक्टली परमानेंट करने की बात की जा रही है या फिर नए अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की जा रही है? नए तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नई शिक्षा नीति हालांकि वो सुझाव है, अगर राज्य सरकार करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आएंगे तो नो डाउट बहुत ज़्यादा इनका विरोध होने लगेगा। दूसरा, जो पहले से अनुदेशक हैं उनको परमानेंट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा मित्रों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया हुआ है। तो राज्य सरकार फिर से वो कदम नहीं उठाएगी कि डायरेक्टली उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो ये अपने आप में एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि किस प्रकार से नियुक्ति की बात की जा रही है अनुदेशकों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। बाकी नो डाउट थोड़ा सा पॉजिटिव रुख जरूर है शासन का। देखते हैं कि अब ये पॉजिटिव रुख जमीनी धरातल पर कितनी जल्दी आता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।